हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ क्लासेस विद देव। जहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को सेल का एक ओवरव्यू दिया था। सेल क्या होता है, सेल थ्योरी क्या है, फिर सेल शेप, सेल साइज। उसके बाद हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और न्यूक्लियस के बारे में जाना था। आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स, मतलब सेल में आखिर क्या क्या पाया जाता है। न्यूक्लियस तो हमारा हो गया, सेल का आउटर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पिछले वीडियो में ही बात कर ली थी। आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स। तो सबसे पहला टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स का माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पिछली क्लास में ये भी हमने पढ़ा था। आखिर है क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है जो कि सेल में पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले बात करते हैं। देखा किसने सबसे पहले? कॉलिकर नाम के एक साइंटिस्ट ने। फिर इसका जो नेम पड़ा माइटोकॉन्ड्रिया, वो किस साइंटिस्ट ने दिया? बेंडा। बहुत अजीब अजीब से नाम है, लेकिन पियर्सन में दिया हुआ है, रखना पड़ेगा साइंटिस्ट के नेम। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है रोड शेप्ड, मतलब रोड लाइक का स्ट्रक्चर होगा विथ टू मेम्ब्रेन। इसमें दो मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मतलब ऑफ कोर्स बाहरी, इनर का मतलब अंदर, इतना तो पता ही होगा। मैंने हर बार बताया माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के ये दोनों बैक्टीरिया के जैसे हैं, मतलब कि इसके पास खुद का डीएनए होगा और खुद का राइबोसोम होगा। खुद का डीएनए होगा और खुद का राइबोसोम होगा। इनर मेम्ब्रेन है क्रिस्टे। इनर मेम्ब्रेन के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम क्रिस्टे कहते हैं। ऐसे ऐसे बना हुआ है, इसे हम क्रिस्टे कहेंगे। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होता है और पोरस होता है। पोरस का मतलब है छेद। जैसे इसमें एटीपी बन गया, यही तो होता है एटीपी बनना इसमें। फिर ये बाहर कैसे जाएगा? तो बाहर जाने के लिए इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। दो और, ये शायद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसमें कुछ बताना है। इसके पास खुद का डीएनए होता है। अब जैसे इन दोनों स्पेस को क्या कहेंगे? ये आउटर मेम्ब्रेन था हमारा और ये इनर मेम्ब्रेन था। अब इसके बीच का जो स्पेस है इसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये तो हो गया बाहरी बाहरी। अब जो ये अंदर है, इनर मेम्ब्रेन के जो अंदर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्स कहते हैं। फिर इसका फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? हेल्प इन सेलुलर रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एटीपी। एटीपी बनाना है, इसलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एटीपी जो बनता है वो यूज होता है सेलुलर फंक्शन में। जैसे सेल में क्या क्या फंक्शन होता है? सेल में राइबोसोम बनता है, फिर राइबोसोम न्यूक्लियस से बाहर निकल के ईआर के पास जाता है। जितना भी फंक्शन है सेलुलर फंक्शन, जितने भी फंक्शंस हैं उस एटीपी की मदद से होता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस रेस्पिरेशन एंजाइम्स। अभी एंजाइम्स के कुछ नाम है, काइनेज, डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेज, जो कि आप लोग क्रेब साइकिल में पढ़ेंगे। वो बहुत आगे, मतलब क्लास 10th में होगा या फिर 9th में होगा, तो फिर आगे बता दूंगा क्रेब साइकिल क्या है। और फिर एक ग्लाइकोलिसिस में माइटोकॉन्ड्रिया जो बनाता है एटीपी और रेस्पिरेटरी एंजाइम, वहाँ पे यूज होता है। क्रेब साइकिल एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको पढ़ने में लगभग 10 मिनट लग ही जाएंगे, उससे भी ज़्यादा लग सकता है। काइनेज, डिहाइड्रोजिनेज और ऑक्सीडेज। इट रेगुलेट्स कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन बाय स्टोरिंग एंड रिलीज एज नीड। ये भी क्रैब साइकिल का एक पार्ट है। इसमें कैल्शियम आयन होता है, जब जरूरत पड़ा तो बाहर भेज दिया, और नहीं जरूरत है तो फिर अंदर होगा। आई होप आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद का जो सेल ऑर्गेनल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखते हैं उसे। अब जो हमारा दूसरा सेल ऑर्गेनल है उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम शॉर्ट में ईआर भी कहते हैं। ये दो तरह का होता है, आरईआर, एससीआर। आरईआर का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया? गार्नियर, एक साइंटिस्ट थे। सबसे पहले नाम जिसने दिया उसका नाम था पोर्टर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा किसने? पहले गार्नियर ने, और नेमिंग किसके द्वारा हुआ? पोर्टर। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? पहला हमारा सिस्टर्न है। ये क्या होता है? ये फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ये बोरे का स्ट्रक्चर जैसा है जो कि फ्लैट है। वेसिकल है सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक मोटरी जिसे कहते हैं वैसा स्ट्रक्चर है।
फिर है तीसरा ट्यूब्यूल्स, लॉब्ड स्ट्रक्चर। लॉब्ड का मतलब होता है मेन ब्रांच से और सारे ब्रांचेस निकल जाना, जैसे ये मेन ब्रांच था, इससे और सारे ब्रांचेस निकल गए, इसे हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इसका फंक्शन है प्रोवाइड सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ सेल। जैसे हम लोग का सपोर्टिव फ्रेमवर्क क्या है, हम लोग का सपोर्टिव फ्रेमवर्क क्या है, बोन्स। वैसे यहाँ पर सेल का जो सपोर्टिव फ्रेमवर्क है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट प्रोवाइड्स लार्जर सरफेस एरिया फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। मतलब ये इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है इस सेल में, अभी जैसे दिख रहा है। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब है किसी चीज का बनना या किसी चीज का टूटना। तो यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन का और लिपिड का। इट फॉर्म्स इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसे समझते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या मतलब है। ये हमारा न्यूक्लियस, इसके अंदर मैंने बताया था न्यूक्लियोलस होता है, या फिर आप लोग जानते भी होंगे, और थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्रोमोसोम क्रोमेटिड डीएनए कहते हैं। अब ये न्यूक्लियस में क्या क्या बनता है, राइबोसोम बनता है। क्या बनता है, राइबोसोम फैक्ट्री कौन है, न्यूक्लियोलस है। एक बार फिर से, राइबोसोम कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस में। अब यहाँ से राइबोसोम बन के ये जो न्यूक्लियर पोर्स है, पोर्स मतलब छेद, यहाँ पे जो छेद है यहाँ से जाके ईआर के साथ अटैच हो जाता है, तो इट फॉर्म्स इंटरसेल्युलर। इंटरसेल्युलर मतलब सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कर रहा है कौन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ यहाँ पे आया लिपिड बना, फैट बना, वो अब यहाँ से ट्रांसफर होकर गोल्जी बॉडी के पास जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया एक जगह से दूसरी जगह जाना, लिपिड और प्रोटीन एक जगह मतलब ईआर से गोल्जी बॉडी के पास जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा आर ई आर। आर ई आर का क्या मतलब है, राइबोसोम जब अटैच हो जाते हैं, अभी बस बताया कि यहाँ से न्यूक्लियोलस से राइबोसोम ई आर के साथ जोड़ता है, तो वो आर ई आर हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन एस ई आर में क्या होगा, जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं होगा। जैसे यहाँ से राइबोसोम आया, यहाँ पे अटैच हो गया, इसे हम कह देंगे आर ई आर। मान लो यहाँ पर भी सब में अटैच हो गया, लेकिन इसमें नहीं हो गया, तो ये एस सी आर हो जाएगा, ये दोनों आर ई आर हो जाएगा। ये एस सी आर क्या प्रोड्यूस करते हैं, फैट और लिपिड। इट ऑल्सो डिटॉक्सिफाइज ड्रग्स एंड अनवांटेड सब्सटेंस। इसका मतलब है जो अनवांटेड मटेरियल है जो कि कहीं दूसरी जगह से हमारे सेल में आ जाता है, उसे खत्म कर देता है, मतलब पॉइजन को खत्म करने का काम करता है। स्टार्ट्स फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है, दिख ही रहा होगा, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पे न्यूक्लियोलस से राइबोसोम बनता है और ईआर के साथ अटैच हो जाता है, उसे हम आर ई आर कहते हैं। और जिसमें जाके अटैच नहीं होता राइबोसोम, उसे हम एस ई आर कहते हैं। तो राइबोसोम फैक्ट्री हो जाएगा न्यूक्लियोलस, और फिर प्रोटीन फैक्ट्री कौन हो जाएगा, आर ई आर, और फैट कौन बनाता है, एस ई आर। अब यहाँ से प्रोटीन और लिपिड दोनों जाएंगे गोल्जी बॉडी के पास। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गोल्जी बॉडी। अब हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी को किससे खोजो, कैमिलो गोल्गी। अब जैसे क्या होता है कि आप किसी फील्ड में किसी चीज को खोजते हैं तो आपका नाम भी दिया जा सकता है। तो ये गोल्जी बॉडी आखिर है क्या, पहले उसे देखते हैं। यहाँ पे ईयर है, ये क्या बनाएगा, आर ई आर प्रोटीन बनाता है और एस सी आर लिपिड बनाता है। अब ये जो प्रोटीन और लिपिड बना है हो जाएगा गोल्जी बॉडी के पास। मान लो तो गोल्जी बॉडी यहाँ है, फिर मैंने इसे जूम करके यहाँ पे बनाया, आगे देखते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके पास कन्वेक्स सिस फेस या फॉर्मिंग फेस होता है। अगर आप लोगों ने कन्वेक्स का नाम सुना है तो मैं बता दूं, एक बार कनकेव बता दो। कनकेव का मतलब केव, इसमें आ रहा है ना केव, केव का मतलब होता है गुफा। तो ये हो गया गुफा। तो इसके अंदर वाले पार्ट को कनकेव कहते हैं और बाहरी वाले पार्ट को कन्वेक्स कहते हैं। अभी भी समझ, कनकेव का मतलब हो गया अंदर वाला पार्ट, कन्वेक्स का मतलब हो गया बाहर वाला पार्ट। तो इसमें क्या होता है, कन्वेक्स फॉर्म रिसीव्स प्रोटीन एंड लिपिड फ्रॉम ईयर। जैसे इसको मैंने यहाँ पे बनाया सिस फेस, ये जो ईआर है यहाँ पे भी ईआर है, यहाँ पे भी गोल्जी बॉडी रहेगा। क्या होता है, यहाँ से प्रोटीन आएगा, यहाँ पे लिपिड आएगा, यहाँ आता है, उसके बाद फिर ये जाता है
ट्रांसफेज के पास, ट्रांसफेज क्या करता है, इट सीक्रेट्स वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसके पास एंजाइम्स होता है। फर्दर फॉर्म लाइसोसोम, ये लाइसोसोम भी बनाता है, इसी को हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। मतलब कि ईआर, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम तीनों कनेक्टेड हैं एक साथ। जैसे आगे सिस्टरने और पेस्ट वन एवं अनदर पैरेलली, सिस्टरने के, सिस्टरने इसे कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को सिस्टरने कहते हैं, सिस्टरने। अब्सेंट इन आरबीसी एंड सीव ट्यूब, ये आरबीसी में नहीं होता और सीव ट्यूब में नहीं होता। आरबीसी का इसलिए नाम है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसके पास न्यूक्लियस भी नहीं होता। These are also known as dictyosomes in plants, जैसे प्लांट्स में इसका एक अलग ही नाम दे दिया गया जिसे हम डिक्टायोसोम्स कहते हैं। इट लिंक्ड विद द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर, अभी बताया कि ईआर से जस्ट कनेक्टेड होता है, गोल्जी बॉडी ईआर से जस्ट कनेक्टेड होता है। मैंने कनेक्ट नहीं किया क्योंकि वो फिर ईआर जैसे दिखने लग जाएगा, बस पास में रहता है, बहुत करीब करीब। फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन बोथ द मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड होता है। अब इसका फंक्शन क्या है वो भी हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने स्ट्रक्चर तो। अब फंक्शंस की बात करते हैं। ये नोट्स अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर पियर्सन की बुक पढ़िएगा, उसके फिर आपको आसान हो जाएगा पढ़ने में। फंक्शन, पहला फंक्शन है हमारा सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, अभी बताया था एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, सिक्रीट एंजाइम्स। दूसरा है हमारा ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम सेल टू आउटसाइड, जैसे इसे समझते हैं क्या कह रहा है। जैसे वेसिकल्स बना, इसमें भी कुछ एंजाइम्स होगा। ये क्या होता है, ये जो सेल है, मान लो ये सेल है, ये सेल का मेम्ब्रेन है, यहाँ पर से ये वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर बना, यहाँ पहुँच जाएगा, उसके बाद फिर बाहर निकल जाएगा, यही कह रहा है और कुछ नहीं। हलवा है बिल्कुल। तीसरा, ये फॉर्मेशन ऑफ, क्या क्या फॉर्मेशन करता है वो भी बता दूंगा। लाइसोसोम, ये तो अभी भी बताया, लाइसोसोम बनाता है। और भी कह रहा है सेल वॉल भी बनाता है, जैसे यहाँ समझते हैं सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों एक से। सेल वॉल कहाँ होता है, प्लांट सेल में, सेल मेम्ब्रेन सब में। यहाँ आया ये, यहाँ पर अगर जो सेल वॉल डैमेज है, नहीं सेल मेम्ब्रेन डैमेज है, तो यहाँ पर ये आके ये जो गोला था वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, ये अब ये बना देगा, सेल मेम्ब्रेन बना देगा। उसी तरीके से सेल वॉल आउटर कवरिंग बना देगा। चौथा है इट प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स, इसका क्या मतलब है, प्लांट सेल की बात करते हैं। जैसे ये वेसिकल है, ये वेसिकल छोटा 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 होकर ज्वाइंट होता जाएगा, उसके फिर जैसे जैसे मैच्योर होता जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, उसके फिर वो वैक्यूल बन जाएगा। इसके पास कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जिसका नाम, इसके पास कुछ सेलुलर सिक्रेशंस होते हैं, जैसे कि एंजाइम्स हो गया, कुछ एंजाइम्स तो प्रेजेंट हो गए, सारा का सारा एंजाइम्स एंजाइम्स सारा। प्रोटीन होगा इसके पास, वैक्यूल के पास सेल्यूलोज, और मेलाटिन है, फिर लैक्टोप्रोटीन है, वो सब लिखने की जरूरत है। एक बार फिर से बता दूं क्या है गोल्जी बॉडी। ये ईआर से जितना भी प्रोटीन और फैट निकल रहा है गोल्जी बॉडी के पास जाएगा। ये गोल्जी बॉडी प्रोटीन और लिपिड को यू क्या करता है, अंदर फॉर्म करता है किस चीज में, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर में। और फिर ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर के पास एंजाइम्स होता है, कंटेन एंजाइम, सिस फेस में आता है और ट्रांसफेस से एंजाइम्स बाहर निकल जाते हैं। ये एंजाइम्स का क्या काम, ये वेसिकल्स का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम सेल टू आउटसाइड, बताया अभी यहाँ से बाहर आ जाता है। सीक्रेट एंजाइम्स तो हो गया। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम बनाता है, सेल वाला है और सेल मेम्ब्रेन बनाता है। इट प्रोड्यूसेस वैक्यूल, बहुत सारा वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर जमा होते होते फिर जैसे सेल मैच्योर होगा
वैक्यूल बनाएगा, और वैक्यूल के पास एंजाइम्स होगा, प्रोटीन होगा, सेलुलोज होगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा हमारा लाइसोसोम। अब है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? अभी अभी बताया था कि ईआर से गोल्गी बॉडी में प्रोटीन और लिपिड जाता है, उसके बाद फिर उसके ट्रांसफेज से वेसिकल जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं जो कि लाइसोसोम बनाता है। इसका डिस्कवर्ड और नेम किसने दिया? क्रिश्चियन डे डुवे। इसका नाम है, नाम रटना पड़ेगा। Some enzyme, एक नोट है, some enzymes are secreted by RER and brought to lysosome through Golgi body. Same, RER से निकलता है एंजाइम, कोई प्रोटीन और लिपिड, और कुछ एंजाइम्स भी निकलते हैं जो कि लाइसोसोम के पास आता है, किसके द्वारा? गोल्गी बॉडी के द्वारा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेनस सैक फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी से मेम्ब्रेनस सैक जैसा स्ट्रक्चर बनता है। हैव सिंगल मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन होता है। कंटेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसके अंदर जो एंजाइम्स है वो डाइजेस्टिव एंजाइम है। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स है तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करेगा। ये बहुत सिंपल है, डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल, फूड को डाइजेस्ट करने में काम आएगा। डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया और एनी अदर फॉरेन मटेरियल, जो बैक्टीरिया आ गया सेल में, जैसे उसकी जरूरत नहीं थी, से बैक्टीरिया के क्या करता है? डिजीज पहुंचाता है। तो ये लाइसोसोम बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। और एनी अदर फॉरेन मटेरियल, जैसे और भी कोई बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, उसे खत्म करता है। ये मैंने व्हेन सेल गेट्स ओल्ड और डैमेज इट बर्स्ट एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल। जब सेल डैमेज हो जाता है या फिर पुराना हो जाता है, वो ये लाइसोम बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। उसके बाद फिर इसका जो इंजाइम्स है, इंजाइम्स का क्या काम होता है? किसी चीज को गला देना, ये सेल को ही गला देता है, खत्म कर देता है। इसलिए इसका नाम हो जाता है सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग। एक और इसका एग्जांपल, जैसे मेढक। मेढक में क्या होता है? टेडपोल होता है जब वो छोटा होता है तो। मेटामॉर्फोसिस शायद आप लोग जानते होंगे। जब टेडपोल होता है उसके पास पूंछ होती है मेढक के पास, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होते जाता है वो टेडपोल खत्म होते जाते हैं। किसके द्वारा? लाइसोसोम के द्वारा। तो वो भी एक एग्जांपल हो जाएगा लाइसोसोम का, जो कि इस वाले पार्ट में आएगा। वो मेढक के टेडपोल का खत्म हो जाना। लाइसोसोम क्या करता है? उसका सेल पुराना हो जाता है टेडपोल का, फिर उसे खत्म कर देता है डाइजेस्ट के आराम से। ईआर गोल्गी बॉडी लाइसोसोम एक प्रकार से थे, इसलिए तीनों को साथ साथ बता दिया। अब एक हमारा पीछे छूट गया था राइबोसोम, उसे मैं बता देता हूँ। राइबोसोम, राइबोसोम आखिर है क्या? अ स्मॉल न्यूक्लियो पार्टिकल, अ स्मॉल न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। ये छोटा प्रोटीन का पार्टिकल है। सबसे पहले किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया? एमिल पैलेडे। और नेम किसके द्वारा दिया गया? रिचर्ड बी रॉबर्ट्स। आज के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम हो गए। यही है क्लास 9 10 अगर अच्छे से पढ़ते हो तो। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? मेड ऑफ टू सब यूनिट्स, एक लार्जर होता है, एक स्मॉलर होता है। और ये जो दोनों के दोनों सब यूनिट्स होते हैं वो मेड फ्रॉम आरएनए होते हैं। मैं क्या बताया था? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, और न्यूक्लियोलस प्रोटीन बनाता है, और यही प्रोटीन न्यूक्लियर पोर्स से आगे निकलता है। प्रोटीन और राइबोसोम भी बनाता है। यही प्रोटीन और राइबोसोम न्यूक्लियर पोर्स से बाहर निकलते हैं। उसके बाद फिर राइबोसोम या तो फ्री हो जाएगा या फिर ईआर के साथ अटैच्ड हो जाएगा। जब ईआर के साथ राइबोसोम अटैच्ड हो जाता है उसे हम आरईआर कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है हेल्प्स आरईआर इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब कि आरईआर को प्रोटीन बनाने में कैसे मदद करेगा? कौन मदद करेगा? राइबोसोम ही तो करेगा। जब राइबोसोम ईआर के पास आया तभी तो प्रोटीन बना। तो प्रोटीन फैक्ट्री हमारा कौन हो जाएगा? राइबोसोम। अगर राइबोसोम नहीं होता तो प्रोटीन नहीं बनता सेल में। एक है ये हमारा स्वेडबर्ग यूनिट। जैसे 30 और 50, प्रोकैरियोट्स में 70 होते हैं टोटल, लेकिन स्मॉलर सब यूनिट 30 स्वेडबर्ग यूनिट का होगा और लार्जर 50 का होगा। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 50 + 30 80, लेकिन यहाँ पर 70 कैसे हो गया? तो ये जो ऐसे ये स्वेडबर्ग यूनिट है, ये 60 और 40 100 होना चाहिए, 80 कैसे हो गया? एक एग्जांपल लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा।
शेडवर्ग यूनिट एक्स्ट्रा। काफ़ी दिक्कत हो रही होगी अभी समझने में। जैसे हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं, 3+4 कितना होता है 7। लेकिन यही मैं एक ट्रायंगल बना लूँ, यहाँ पर मैं 3 और यहाँ पर 4, पाइथागोरस थ्योरम आपको आता होगा, तब यहीं पर यहाँ पे क्या हो जाता है 5 हो जाता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, कोई वो नहीं है। ये वैसे यहाँ पे शेडवर्ग यूनिट है, इसका एक अलग ही मतलब कि एक अलग ही सॉल्यूशन होता होगा, मुझे नहीं पता, और किसी को पता हो तो कमेंट जरूर करना, मुझे नहीं पता। लेकिन 30 और प्लस 50 70 ही होगा इसमें शेडवर्ग यूनिट में, और 40 और 60 80 सब यूनिट 80 शेडवर्ग यूनिट होगा। एक बस ये एग्जांपल था कि 3+4 हर हमेशा 7 नहीं होता, 5 होता है। वैसे यहाँ पर 30 और 50 हर हमेशा 80 नहीं हो, यहाँ शेडवर्ग यूनिट में 70 होगा। कैसे होगा ये मुझे नहीं पता। अब आगे का टॉपिक है हमारा सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, उसे भी कवर करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल, पहले हम सेंट्रोसोम को देखते हैं। ग्रुप ऑफ 2 सेंट्रियोल, जैसे ये रहा एक सेंट्रियोल, ये रहा दूसरा सेंट्रियोल, ये दोनों आके जुट गए, इसे हम कहेंगे सेंट्रोसोम। तो हम सेंट्रियोल को पढ़ लेते हैं, मतलब एक सिंगल को पढ़ लेते हैं, तो फिर हमारा ये भी कवर हो जाएगा। तो सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रियोल इज अ होलो छूट गया था, होलो सिलिंड्रिकल ऑर्गेनल्स। ये हुआ होलो सिलिंड्रिकल है बिल्कुल ही, मेड ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट। एक ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट। मैं 9 इसमें कैसे बना था, तो इससे बढ़िया मैं ऊपर इसका क्रॉस सेक्शन देख लेता हूँ, मतलब कि ऊपर से ये हो गया एक ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट, 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 ट्रिपलेट हो गए। ये एक ट्रिपलेट, ये 2 ट्रिपलेट, ऐसे करके गोल स्ट्रक्चर बोर्ड के अंदर चला जाएगा। इसलिए बोर्ड पर तो नहीं बन सकता, इसलिए क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है ऊपर से। जैसे मैं ऐसे रख दूं, आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ इसका टॉप हिस्सा ही तो दिख रहा है, बाकी ये सब नहीं दिख रहा। मान लो ये बोर्ड के अंदर चला गया, वैसे ही यहाँ पर है। इट प्रेजेंट ओनली इन एनिमल्स एंड सम फंगी। ये जो सेंट्रोसोम है ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है, और वो भी न्यूक्लियस के पास, एंड सम फंगी कुछ फंगी के पास होता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है सिर्फ सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन शायद आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो इसके बाद 2-3 चैप्टर में आ ही जाएगा। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है? सेंट्रियोल्स मूव टू पोल्स, इसे बता देता हूँ। ये तो समझ में आ गया होगा, हॉलो सिलिंड्रिकल है, ट्रिपलेट है। क्या होता है? ये रहा सेल हमारा, ये रहा न्यूक्लियस। उतना बढ़िया डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। इसमें एक क्रोमोसोम होता है, ये हुआ हमारा क्रोमोसोम। सेंट्रियोल्स यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर क्या होता है? इट डेवलप मेनी स्पिंडल फाइबर विद द हेल्प ऑफ एस्टर। यहाँ से स्पिंडल फाइबर आएंगे, जितने क्रोमोसोम होगा उतना स्पिंडल फाइबर आएगा। तो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है, तो 2 एस्टर हो गया, इसके अगल बगल जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम एस्टर कहते हैं। इट also helps in formation of cilia and flagella। ये सीलिया का भी फॉर्मेशन करता है और फ्लैजला का भी फॉर्मेशन करता है। इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे तो ट्रिपलेट दिखा रहा है, इन दोनों में से किसी एक में डबलेट होता है, मतलब कि उसमें 2-2 माइक्रोट्यूबल्स होते हैं। यहाँ पे 3-3 दिख रहा है ना, वहाँ पे 2-2 होंगे इन दोनों के स्ट्रक्चर में। आगे क्लास में होगा, हायर क्लासेस में। ये भी हमारा कवर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिड। प्लास्टिड प्लास्टिड एक 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, मतलब इसके पास 2 मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर और इनर। इट कंटेन पिगमेंट वाइल एंड स्टार्च। इसके पास पिगमेंट होता है, पिगमेंट मतलब जिसके कारण कलर आता है, वाइल तो पता ही होगा, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट। इसमें से पिगमेंट में आ गया ग्रीन पिगमेंट, जिसके पास ग्रीन पिगमेंट होगा उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है। अब है क्रोमोप्लास्ट, रेड ऑरेंज येलो, ये 3 कलर के होते हैं। गिव कलर्स टू फ्लावर फ्रूट। जैसे हम लोगों ने फ्रूट्स में कलर्स देखे होंगे, जैसे किस कलर का ये फ्रूट है, किस कलर का फ्लावर है, किसकी वजह से आता है? क्रोमोप्लास्ट।
अब लास्ट ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, ये स्टोर ऑफ फूड मटेरियल करता है। फूड मटेरियल में कौन कौन है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। इन तीनों का भी अलग अलग नाम होता है। क्लास 8 में अगर जो आप लोगों ने पढ़ा है तो फिर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट्स में होता है जिसके पास क्लोरोफिल होता है। मैट्रिक्स और स्ट्रोमा ये सब आप नोट कर लो, फिर मैं फिगर बना रहा हूँ, सब बताओ। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके पास डबल मेम्ब्रेन हो गया। इसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसको मैट्रिक्स या स्ट्रोमा कहते हैं। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स या फिर स्ट्रोमा, बुक में दिया गया स्ट्रोमा। फिर इसके पास अपना खुद का डीएनए हो और राइबोसोम। मैं बताया था शुरुआत से ही बताते यार, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक बैक्टीरियल सेल है जो कि हमारे ह्यूमन सेल में और प्लांट सेल में आके रह गया। इसको मान लो डीएनए, इसको मान लो राइबोसोम। फ्लैट सैक लाइक का स्ट्रक्चर हुज मेम्ब्रेन है क्लोरो। अब थाइलाकोइड, थाइलाकोइड है फ्लैट सैक लाइक का स्ट्रक्चर, मतलब कि ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं थाइलाकोइड, जिसका मेम्ब्रेन के पास क्लोरोफिल हो। ये जो मेम्ब्रेन दिख रहा है इसके पास क्लोरोफिल होता है। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन समझ में आ रहा है ना, बाहरी पार्ट, ये जो थाइलाकोइड के बाहर बाहर जो दिख रहा है उसी को, उसके पास क्लोरोफिल होता है। अब ग्रेनम क्या है? व्हेन थाइलाकोइड्स प्लेस्ड वन अबव अनदर, मतलब ये थाइलाकोइड्स बहुत ज्यादा हो गए, एक के एक ऊपर रखा जा रहा है, तब हम इसको कहते हैं ग्रेनम। ये भी हो गया। अब इसका फंक्शन क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस में, ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। और क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन है पॉलिनेशन में। एल्सो चेंज कलर ऑफ फ्रूट्स आफ्टर सम टाइम, जैसे ग्रीन चिली रेड चिली में बदल जाता है, किस वजह से? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। आई होप ये प्लास्टिड भी आप लोग का कवर हो गया होगा। अब इसके बाद है वैक्यूल, उसे भी देखते हैं। वैक्यूल, वैक्यूल क्या है? ये ऑलमोस्ट 90% वॉल्यूम ले लेता है किसका? प्लांट सेल का। प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड फंगी, फंगी में भी होता है। फील्ड विथ वाटर, इसमें वाटर होता है, जिसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। अब ये दोनों क्या है? इनऑर्गेनिक में कार्बन के कंपाउंड आ जाते हैं, ऑर्गेनिक में कार्बन के अलावा जितने कंपाउंड है वो आ जाते हैं। हायर क्लासेस या फिर केमिस्ट्री में जाके पढ़ेगा आप। वैक्यूल का जो नाम किसने दिया? डुजार्डिन। आज के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अच्छी बात है। स्ट्रक्चर सिंगल मेम्ब्रेन बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इसका जो मेम्ब्रेन है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, क्योंकि ये जब 90% वॉल्यूम ले रहा है सेल का, तो इसका जो मेम्ब्रेन है वो तो दिखाई देगा ही सेल में, तो इसलिए जो चीज दिखाई देती है उसका नाम तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो इसका नाम है टोनोप्लास्ट। इसका फंक्शन क्या है? स्टोर अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या है? जैसे प्रोटीन को बनने के लिए जिस चीज की जरूरत है उसे हम अमाइनो एसिड कहते हैं। मतलब प्रोटीन का मोनोमर कौन है? अमाइनो एसिड। शुगर कंटेन करता है वैक्यूल। ऑर्गेनिक एसिड बताया, प्रोटीन भी कंटेन करता है। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल, मतलब कि सेल को सख्त बनाता है, तगड़ा बनाता है। हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल, इस समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। जैसे ऑस्मोसिस हम लोगों ने क्या पढ़ा? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब अभी तो वाटर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसी में कौन मदद करता है? वैक्यूल। वैक्यूल ही ये सब पूरा मदद करता है, किस चीज में? ऑस्मोटिक प्रेशर में। जैसे कितना सॉल्वेंट अंदर आएगा, कितना सॉल्वेंट बाहर जाएगा, ये कौन मदद करता है? वैक्यूल। ये था हमारा लास्ट। इसके बाद एक और है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम उतना कुछ खास नहीं है, पेरोक्सिसोम का लिख दो। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, इससे ज्यादा बुक में नहीं दिया है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड होगा।
ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड यही है। और बाकी तो स्ट्रक्चर दे रखा है लिपिड वाइल, ये समझ में आ ही रहा होगा। फाउंड इन साइटोप्लाज्म एंड लिवर, और कुछ नहीं है बस। तो ये आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। कुछ पॉइंट्स है जैसे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस, वो मैं ऐसे बता दूं, आप लोग बुक से देख लीजिएगा। अंडर डेवलप्ड एंड साइज। प्रोकैरियोटिक का साइज क्या होता है 1 से 10 माइक्रोन, और यूकैरियोटिक सेल का कितना होता है 5 से 100 माइक्रोन। बुक हाथ में लेके रहिए आप लोग। इसमें प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम होता है। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली का मतलब हो गया ER गोल्जी बॉडी जिसमें भी मेम्ब्रेन हो। न्यूक्लियोलस अब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, इसलिए उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और इसमें यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इसमें मीजोसोम्स होता है, दे हेल्प इन रिस्पिरेशन। ये बता दूं मीजोसोम क्या है। मीजोसोम और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन आएगा, सिर्फ हमारा बैक्टीरिया आएगा। तो बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता, ये मान लो। तो क्या होता है मीजोसोम, मतलब कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कहीं से धंस जाता है और कहीं से बाहर निकल जाता है, उसी को कहते हैं मीजोसोम। बस और कुछ खास नहीं। हेल्प इन रेस्पिरेशन, फास्टर रेस्पिरेशन में मदद करता है। इसमें जो रेस्पिरेशन यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस अकरिंग इन स्पेशलाइज्ड केसेस। प्रोकैरियोटिक सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत कम मात्रा में होता है। मतलब कि वो होगा भी तो 2 ATP या फिर 4 ATP बनाएगा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो 38 ATP और 36 ATP बनाता है। सॉरी, मैं 2 और 4 कह दिया, 2 ATP बनाता है सिर्फ। इसमें साइटोस्केलेटन इज अब्सेंट, इसमें साइटोस्केलेटन इज प्रेजेंट। साइटोस्केलेटन का मतलब गया इसमें ER नहीं होता और इसमें ER होता है। रिप्रोडक्शन इज बाय सेक्सुअल मेथड, एसेक्सुअल मेथड। यूकैरियोटिक सेल में एसेक्सुअल मेथड होगा और इसमें मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। In some cases both asexual and sexual modes of reproduction takes place. Some cases इसमें DNA lies directly in cytoplasm। इसमें DNA के बाहर जैसे न्यूक्लियर पोर्स था ना, उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म था, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था यूकैरियोटिक सेल में। इसमें वैसा कुछ नहीं होता, बस DNA पड़ा हुआ है कहीं पर भी। इसमें न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच वेयर द जेनेटिक मटेरियल DNA। इसमें न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम होता है, बताया था। Usually cell division takes place for growth and reproduction। इसमें फास्टर सेल डिवीजन होता है, मतलब कि जल्दी जल्दी एक बैक्टीरिया तुरंत ही लाखों बैक्टीरिया में चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगता है, और जो कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में मदद करता है। यही था, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ।